हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का बेटा जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया है इंट्रोडक्शन में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, so it is a combination of two words which is one is a electric and the second one is a magnetic। तो पहले ऐसा बिलीव था कि ये जो दोनों वर्ड्स है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन दिस टू वर्ड्स। उसके बाद 19th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट आए। साइंटिस्ट का नाम है एक फैराडे, एक है ओरस्टेड। ये सारे जो साइंटिस्ट आए उसने इस पे प्रैक्टिकल किए। उसके बाद एक कंक्लूजन निकला कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक में आप चेंज करोगे तो आपको मैग्नेटिक में चेंज मिलेगा। इफ़ यू आर चेंजिंग इन मैग्नेटिक यू विल get the change in electric also, so there is a relation between। तो यहाँ पे जो माइकल फेराडे जो मैंने नेम लिखा है वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था। उसका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही ज़्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो इसके लॉ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका लॉ जो है वो ईएमएफ के रिगार्डिंग है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो हमें क्या देता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो दिस फिनोमिना इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो कैसे लिखेंगे, तो इन विच फिनोमिनन इलेक्ट्रिक current is induced by varying magnetic field is called electromagnetic induction। electromagnetic induction मतलब whenever you are changing the magnetic field you will get the change in electric current also, so there is a linear relation between the electric and the magnetic field। okay, so your first question is complete। now move on to the second one। which discovery Faraday made public? Discuss the importance of electromagnetic induction। तो फेराडेस लॉ डिस्कस करते हैं। फेराडेस लॉ एंड इट्स सक्सेस। तो बहुत ही एक सिंपल डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कोई सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है और यहाँ पे एक मैग्नेट है। तो फेमस किसने बनाया, कौन से एक्सपेरिमेंट ने फेराडे को फेमस बनाया? तो उसने सबसे फर्स्ट एक सर्कुलर लूप ली जिसको हम कॉइल बोल सकते हैं, और जो ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट लिया। तो ये बार मैग्नेट जो है उसको यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी करवाया। ठीक है, तो एक बार इस बार मैग्नेट को इससे नज़दीक लेके आए और एक बार दूर लेके जाए। इसके साथ इसने गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया, और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है वो क्या करता है, वो करंट का प्रेसेंस मेज़र करता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जैसे ही उसने बार मैग्नेट को इस साइड पे लेके गया कॉइल के साथ, तो इसके साथ जो कनेक्ट था गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन हुआ एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, वेन एवर इट टूक अवे दिस बार मैग्नेट फ्रॉम दिस कॉइल ही स्टेट द चेंज इन गैल्वेनोमीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले इस डायरेक्शन में था, दूर ले गया तो ये डायरेक्शन में आ गया।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, इस एक्सपेरिमेंट ने फैराडे को बहुत ही फेमस बना दिया। ठीक है, अभी फैराडे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सेम जैसे मैंने आपको बताया कोयल का ही डायग्राम है। यहाँ पे इसे सर्कुलर कोयल है, ठीक है, और सर्कुलर कोयल के साथ इसका जो एक एंड होता है उसके साथ वायर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। ओके, एक गैल्वेनोमीटर है, उसका दूसरा एंड जो होता है वो भी गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हो गया, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे बेटा लेना है अपने बार मैग्नेट, ये हो गया बार मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अभी जैसे बार मैग्नेट को आप, ये मान लो बार मैग्नेट की एक्सिस है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही बार मैग्नेट को आप C1 कोयल जो है उसकी तरफ लेके आते हो, ठीक है, अगर इसको आप इस साइड पे लेके आते हो, इसका नॉर्थ पोल, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन होता है समझ में। अगर इसको आप दूर ले जाते हो तो इसका जो डिफ्लेक्शन पहले हो रहा था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। सिमिलरली वैसे ही अगर आपने इस पोल को चेंज कर दिया, ए साउथ पोल हो गया, ठीक है, और ए नॉर्थ पोल हो गया, तो जो प्रीवियसली जो एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ए फैराडेस का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो इससे उसको कंक्लूजन क्या मिला कि अगर आपको कोयल में करंट इंड्यूस्ड करना है, क्या इंड्यूस करना है, अगर करंट इंड्यूस्ड करना है तो नेसेसरी थिंग कौन सी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं, एक को आप फिक्स रखो और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में मोशन में लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपेरिमेंटली भी बताता हूँ कि ये कोयल है और ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, तो इसको मैंने फिक्स रखा, इसको ऐसे करके गया, आया समझ में। तो क्या होगा, इसके साथ जो गैल्वेनोमीटर है तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब भी होगी तब इसमें डिफ्लेक्शन आया। अगर मैं इसको दूर ले जाता हूँ तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और नज़दीक लेके आता हूँ तो उस डायरेक्शन में होता है। What does it mean by whenever we are applying the relative velocity between this bar magnet and the coil, we notice that the galvanometer has some deflection in one direction, and when we take away this bar magnet from this coil, it will notice that we will notice that it will have a deflection in opposite direction. This is the conclusion of Faraday's first experiment. अभी सेकंड एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैंने दोनों कोयल ली, बार मैग्नेट को हटा दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, सिमिलरली यहाँ पे दूसरी कोयल,
ये C1 कोइल है और ये C2 कोइल है। अभी सिमिलरली यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर जो है वो लगाया, ठीक है। अभी मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सारी। दो कोइल हमने यहाँ पे अज्यूम की है, कोइल 1 एंड कोइल 2। तो सेम वे वही एक्सपेरिमेंट करना है। अभी क्या है, वहाँ पे हम बार मैग्नेट को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मूव करवाते थे, अभी इस कोइल को मूव करवा रहे हैं। तो दोनों कोइल होगी, इस कोइल को आपने स्टेडी रखा, इसको मूव करवाओ। तो जैसे आप इसको मूव करवाते हो तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है कोई भी एक डायरेक्शन में। व्हेनेवर वी आर टेकिंग अवे फ्रॉम दिस कोइल, तो वी नोटिस दैट द डिफ्लेक्शन इज इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर इसको स्टेडी रखो और इसको मूव करवाओ तो भी सेम प्रोसेस होगी। आया समझ में? बट एक स्टेडी रहनी चाहिए और दूसरे को क्या करना है, मूवमेंट में लेके आना है। आया समझ में? तो इसमें भी सेम कंक्लूजन हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी इज नीडेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तभी करंट इंड्यूस हो सकता है। देखो, तभी करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा इसलिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। है समझ में? तो there is a necessity of a relative velocity between these two coils. Now experiment number 3. experiment number 3 में क्या है? तो सेम कि यहाँ पे जो कोइल है, ठीक है, उस कोइल को हमने रिप्लेस किया एक की के साथ। और यहाँ पे याद रखो बेटा, एक यहाँ पे एक बैटरी भी लगाई है साथ में, डीसी बैटरी, जो उसको सप्लाई प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सप्लाई तो चाहिए उसको। अभी क्या करेंगे, इसमें जस्ट चेंज करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट में। ये कोइल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके पीछे का पार्ट है सॉलिड पार्ट है, वो आगे का पार्ट है, और ये जो दूसरा पार्ट हो गया है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हो गई कोइल C1। ओके, अभी वैसे ही सेम दूसरी और ऐसे n टर्न्स की कोई भी कोइल C2, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे तो वो गैल्वेनोमीटर ही रहेगा, उसका दूसरा एंड भी ज्वाइन कर दो। यहाँ पे भी सेम, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस। अभी यहाँ पे एक चेंजेस है, वो चेंजेस ऐसा है कि यहाँ पे हमने की लगा दी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो फिर से एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अभी क्या है, फिर से आप रिलेटिव वेलोसिटी जब करवाओगे तो इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी करवाते थे सेकंड में। अभी क्या करना है, इस की को प्रेस करना है। की को जैसे ही हमने प्रेस किया तो उसमें बहुत ही कम टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखा, उसके बाद वो डिफ्लेक्शन चला गया। हमने इसको प्रेस ही रखा, कंटिन्यूसली प्रेस रखा, फिर भी उसमें तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हम चेंज करवाते, ईएमएफ का चेंज होता है, या तो इसमें जो फ्लक्स लिंक होता है, वो फ्लक्स लिंक जब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका आप चेंज करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी ईएमएफ जनरेट होता है। और जो ईएमएफ जनरेट होता है उससे ही अपना करंट इंड्यूस्ड होता है। तो ये जो लो है उसमें एक्चुअल में यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो ये जो लो है अपने कौन से लो की ओर ले जाता है, हमें फैराडेज लो। तो एक एक्सपेरिमेंट है, हमें फैराडेज की लो की ओर हमें ले जाता है, और लेंज लो, ठीक है, और लेंज लो की डायरेक्शन की ओर ले जाता है। तो देर आर 3 एक्सपेरिमेंट्स, एंड व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ दिस 3 एक्सपेरिमेंट्स। तो फर्स्ट है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कोइल। ये मैंने आपको बता दिया कि एक तो रिलेटिव मोशन चाहिए दोनों के बीच में, तभी करंट जनरेट हो सकता है। सेकेंड,
इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोयल इज इंक्रीज और डिक्रीज, मोर द लेस इज करंट। अगर इस रिलेटिव मोशन को आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो उसके साथ करंट भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इज रिवर्स। अगर इसकी डायरेक्शन आप ऐसे ले जा रहे हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया। इफ द मैग्नेट एंड द कोयल आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, नो करंट इज इंड्यूस इन द कोयल। देखो, अगर दोनों मैग्नेट और कोयल दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे मोशन में होंगे तो इसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। कौन सी मोशन चाहिए हमें? रिलेटिव मोशन चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए। ओके, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंजेस देन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। वो यहाँ पे हमने बता दिया, अगर फ्लक्स में हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस चला जाएगा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब फाई बी से वो प्रोपोर्शनल में होगा। आया समझ में? तो ये था अपना 3 एक्सपेरिमेंट्स फैराडेज के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, जो आगे के लेक्चर जो है उसमें ये सारे यूज़ होंगे। आया समझ में? ओके, थैंक यू वेरी मच।